नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। आज मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई ने छापा मारा। आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले पन्ने पर मनीष सिसोदिया के जो शिक्षा में उन्होंने बदलाव लाए दिल्ली में, उसकी चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि अब दिल्ली मॉडल, शिक्षा में प्रगति का दिल्ली मॉडल अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के पहले पन्ने पर पहुंच चुका है। और उसमें चर्चा थी कि देश में तमाम राज्य उनके मॉडल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो अभी सीबीआई ने उनके ऊपर छापा मारा है उनके घर पे, और वो बीजेपी सरकार के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में हर तरह से शुरू से ही कुछ न कुछ खुराफात करने की कोशिश कर रही है। सीबीआई हमेशा केंद्र सरकार के आदेश पे काम करती है। वो कोई बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। उसके पास एक ज़माने में सोचते थे हम कि एक संवैधानिक संस्थान है, लेकिन वो सिर्फ एक कार्यपालिका का अंग है। जो सरकार कहती है उससे करना पड़ता है। एक समय एक मान्यता थी कि ऐसा नहीं करेंगे। सीबीआई के डायरेक्टर के साथ किसी को मुलाकात हो, उसकी जांच होती थी, उसके ऊपर निगरानी होती थी, जांच हो ना हो निगरानी रहती थी। लेकिन अब वो सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। जितने भी हमारे संस्थान थे जो संवैधानिक थे, जिनकी अपनी एक इंडिपेंडेंस थी, उनमें एक तरह की स्वायत्तता थी, वो सब ख़त्म हो चुकी है। और अब जहाँ भी गैर भाजपा की सरकार है, उसके ऊपर ईडी और सीबीआई का प्रकोप या उसका इस्तेमाल या उसका दुरुपयोग कहिए आप, वो अपने आप में एक आज की कार्यपालिका की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। अब आप ये सोचिए कि अगर बीजेपी के किसी भी मंत्री के ऊपर अभी तक सीबीआई और ईडी ने एक भी ऐसा आरोप लगाया होता या काम किया होता, तो मानते कि थोड़ी सी कम से कम उसमें शर्म है बची हुई कि हम एक तरफा नहीं हो जाएंगे। आपको कोई याद हो तो बताइएगा, मुझे नहीं याद आ रहा। यानी कि अगर होगा भी कोई तो इतना नगण्य होगा कि उसका कोई अंदाज नहीं है। तो अब सीबीआई और ईडी अगर हमारी कार्यपालिका का जो है अभिन्न अंग हो गया है आज की जो राजनीति का, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जो भी है वो चाहे कहीं भी हो, सबको आह्वान दिया गया है कि बीजेपी जो है वो अपने आप में सफाई करने की मशीन है। यहाँ आ जाइए, उसका विरोध करेंगे तो आपके ऊपर, आप कितने भी अच्छे हों, कितने भी साफ सुथरे हों, आपके ऊपर आरोप लगेंगे। आपके ऊपर एक जो प्रक्रिया अपने आप में दंड हो जाती है, उस आधार से आपको प्रताड़ित किया जाएगा। मनीष सिसोदिया औरों के मुकाबले राजनीति में कोई धुल नहीं सकता। अगर आप सब लोगों की जो मुश्किलें हैं उनको लेके नेता बनते हैं इस तरह से कि सब लोग माने कि आप उनके साथ हैं, तो ये कोई आसान काम नहीं है। और नेतागिरी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो आज की नेतागिरी है उसमें यह है कि उसका जो लक्ष्य है वो सत्ता की तरफ जाने का है। तो लोगों को पता है अगर आप सत्ता की तरफ मुड़ जाएं, आपके पास सत्ता हो सकती है, तो लोग आपकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं और जो तमाम आपकी अच्छाई या बुराइयाँ वो छुप जाती हैं, या आपके पास अधिकार हो जाता है या एक क्षमता हो जाती है अपनी अच्छाई बुराइयों को उभारने की, बुराइयों को छुपाने की। तो सारे के सारे नेता एक तरह से उस दलदल में रहते हैं। काजल की कोठली है, कितने भी आप सयाने हो, कोई एक क्लिक तो लगनी ही है आपको, चाहे आपका नाम मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, जो भी हो, उसमें कोई ईमानदार नहीं रह सकता। काजल की एक लीक तो आपको लगेगी। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ काजल के ही बने हैं। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो जैसे 8 साल से आरोप लग रहा है कि ये सरकार 4 लोगों की है। 2 लोग सरकार में हैं और 2 लोग सरकार के बाहर हैं। वो जो सरकार में लोग हैं जो सरकार के बाहर वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अडानी का $2.5 बिलियन 2014 से आज की तारीख में $120 बिलियन हो जाना अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप कहीं से किसी पर नहीं लगा है आज तक, किसी भी सरकार पर नहीं लगा। और किसी सरकार ने कोशिश भी नहीं की इस तरह का गुलाम बनने की, या शायद गुलामी की बात नहीं है। हो सकता है कि सारा का सारा पैसा किसी राजनीतिक का हो,
जो अडानी का कहलाता है वो किसी और का हो। क्योंकि ये बात तो साफ है, अगर आप सारे जो जोड़ें कि कितना पैसा सरकार ने अडानी को माफ़ करके दिया है पिछले 8 साल में, तो शायद उनकी जो आज की संपत्ति है वो उसके बराबर हो जाएगी। हमारे पास बिल्कुल पूरी सूचना नहीं है, लेकिन ये जो है लोगों का एक परसेप्शन है। सारी बात परसेप्शन पर है। जैसे हमारे नेता कहते हैं हमने ये किया, उसमें कुछ हुआ नहीं लेकिन परसेप्शन बन गया, वैसी ये भी बात है कि उनके पास जो संपत्ति है उसमें एक परसेप्शन है कि ये सब सरकार ने उनको दी है, ये भ्रष्टाचार का हिस्सा है। वो चाहे ड्रग मनी है, वो चाहे कंपनियों को बताया गया कि अगर आप नहीं करोगे तो आप कंपनी बंद कर देंगे, या आपके ऊपर आरोप लगा देंगे, या आपके ऊपर आपराधिक मामले चालू कर देंगे। यानी कि किसी भी 2-3 बिलियन डॉलर के पूंजीपति का 120 बिलियन 8 साल में हो जाना, 120 बिलियन डॉलर का, अपने आप में एक इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। वो भी जिसके पास कुछ भी नहीं हो अपना। जब उसके पास 2-2.5 बिलियन डॉलर, तब भी उसके पास अगर आप देखते कि कितना बैंकों का कर्जा था तो शायद सोचना पड़ता कि ऐसा कैसे हो गया। ये सारी बातें सरकार के समर्थन से हुई थी। गौतम अडानी के जो पूरा का पूरा, उनमें जो एंटरप्रेन्योरियल प्रतिभा है उसकी तो दाद देनी पड़ेगी, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो उनकी जो तरक्की की जो रफ्तार है कितनी भी अच्छी हो सकती थी, जो कि आमतौर पे उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। तो उसको मानना कि ये बिना किसी हेरा फेरी के हुआ है, ये कुछ उसको साबित करना पड़ेगा। लेकिन तब तक एक परसेप्शन बना रहेगा कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। और सब लोग मानते हैं, हर नागरिक जानता है कि ये सरकार, ये समझता है, मानता है, जानता तो कोई नहीं है कि ये सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। खैर, वहाँ से चलते हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर। सिसोदिया तमाम जो नेता हैं उन सब में ज़्यादा सुलझे हुए भी हैं और साफ़ सुथरे भी हैं औरों के मुकाबले। कितने साफ़ सुथरे हैं ये हमारे पास जानकारी नहीं है और किसी के पास भी नहीं हो सकती। कोई भी कितना साफ़ सुथरा है उसकी जानकारी पाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन परसेप्शन की बात बता रहा हूँ, उस हिसाब से वो काफ़ी साफ़ सुथरे नेता हैं। उनके ऊपर जो CBI का अगर आप धावा बोलोगे, उनके साथ छेड़छाड़ करेगी CBI, तो एक जो परसेप्शन और मजबूत होगा कि भाजपा अपने विरोधियों के बिल्कुल खिलाफ है। कितने भी साफ़ सुथरे हों, कितने भी अच्छे हों, लेकिन जो लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, कितने भी बुरे हों, कितने भी आपराधिक हों, उनको माफ़ कर दिया जाता है। जो 15 अगस्त को गुजरात में हुआ कि जो बलात्कारी और हिंसक लोग थे, जिन्होंने हत्याएं की, हत्यारे लोग थे, उनको बरी कर दिया गया। राज्य सरकार ने पहल करके आज़ादी के दिन उनको आज़ाद कर दिया गया। अब आप सोचिए इसको लेकर के कैसे ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जिन पर 14 लोगों की हत्या का आरोप हो और तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार का आरोप हो, और वो तो सिर्फ बच गई भाग्यवशात, वरना ये इस बात का जिक्र भी नहीं हो पाता। वो इसलिए भी हुआ कि कुछ तीसरा से तलवार जैसे लोगों ने इस बात की पहल की। तो जिन्होंने सच दाने की कोशिश की उनको जेल में डाल दिया, जिन लोगों ने अपराध किया उनको आपने बरी कर दिया। अगर यही न्याय की समझ हो जाएगी, अगर ये परसेप्शन न्याय का होगा, तो फिर समाज कैसे चलेगा। सभी लोग, सरकार में सभी तरह के लोग होते हैं और सत्ता के साथ कुछ ना कुछ ऐसी कुरीतियाँ निकलती हैं जिसका हम विरोध करते हैं। हम जान नहीं पाते और विरोध कर नहीं पाते इसलिए कि हमारे और भी काम हैं। ज़िंदगी जीने के रास्ते में सरकार का विरोध करने के लिए भी कुछ अलग तरह के लोग चाहिए। तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो कर पाते हैं राजनीति में चले जाते हैं और फिर उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो राजनीति के दलदल में जो लोग आदर्शों को लेकर जाते हैं वो भी उस दलदल का हिस्सा बन जाते हैं। ये हमारी एक नियति में मान लीजिए है। तो उसका एक ही तरीका है कि जो हमारे स्वायत्त संस्थान जो बनाते हैं, जो कि किसी भी जनतंत्र या लोकतंत्र की रीढ़ बन जाते हैं, वो अगर स्वायत्त रहें तो इसकी गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन आज की तारीख में उनकी स्वायत्तता बिल्कुल अपने आप में वो पालतू कुत्ते जैसी हो गई है। एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था CBI तो केज्ड पैरट है। वो तो बहुत ही छोटी बात हुई। ये उनका पालतू अल्सेशन है जिसके ऊपर चाह छोड़ दिया। तो अब बात करते हैं मनीष सिसोदिया से, उनके जो शिक्षा पर उन्होंने जो किया है। मैं कोई बदलाव हो उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि कोई बदलाव, कोई प्रगति न होने से ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन जो उन्होंने किया वो दिखाने लायक ज़रूर था। लेकिन देखिए, दिमाग
दीवालों से नहीं बनते। दिमाग कितनी साफ़ हमारी दीवार है, कितना साफ़ हमारा फ़र्श है, उससे साफ़ नहीं होता। उसके लिए दिमाग की बात करनी पड़ती है। मैंने 2008 में वन लैपटॉप पर चाइल्ड यानी कि हर बच्चे के लिए एक लैपटॉप का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था MIT की मदद से। लेकिन वो लैपटॉप मामूली लैपटॉप नहीं था। उसमें और जो आम तौर पे जो आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं उसमें दोनों का फ़र्क उतना ही था जैसे कि आदमी की एक मूर्ति लीजिए और आदमी को ले लीजिए, इतना ही फ़र्क था। उस लैपटॉप में जितनी समस्याएं शिक्षा में थीं उनका एक समाधान निकाला गया, उनको एक में जोड़ा गया। उसके लिए 70 वैज्ञानिक दुनिया के जो MIT के थे वो उन लोगों ने कई वर्षों तक शोध किया, उसके बाद वो बनाया गया। और उससे जो एक रास्ता निकला वो ये कि जहाँ न बिजली हो, न अध्यापक शिक्षित ज़्यादा हो, न स्कूल की बिल्डिंग हो, जितनी चाहे धूल गिरे, चाहे धूप आए, चाहे बर्फ़ गिरे, हर किसी माहौल में उस लैपटॉप से आप उस गांव में अगर सब बच्चे उसको पढ़ें दूर दराज गांव में, तो भी उनकी शिक्षा का स्तर ऐसा हो सकता था, उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ सकती थी कि वो दुनिया में अपनी जगह बना सकते थे। ये उसका एक आदर्श था। उसके सामने जो मनीष सिसोदिया ने किया वो ऐसा ही है कि हमें बात तो करनी थी दिमाग तराशने की, लेकिन अपना जो कमरा है वो पोते रहे। फिर भी एक कमरा जो पोता रहे स्कूल में वो दिखता है, कैमरे को अच्छा लगता है और उसको आप सामने लाएं तो बहुत अच्छी बात है। और दो चार जरूर छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी संभावना 100 है तो इससे संभावनाएं 2 से 5 हो जाती हैं। हमने 95% जो संभावना थी वो छोड़ दी कहीं पे। जो हमारे मानक हैं वो दूसरे हैं। मेरा मानना है कि हमारे देश में शिक्षा जिस तरह आज होनी चाहिए 2022 में, वो हमारे देश के शिक्षाविद और जो शिक्षा के उद्यमी हैं वो नहीं समझते। उद्यमियों को पैसा बनाना है और शिक्षाविद अपनी वो जो 1960, 70, 80 की जो सोच है उसमें बेचारे फंसे हुए हैं। और जो बीच वाले लोग हैं, जो मनीष जैसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं बदलाव की, उनके ख्याल अच्छे हैं, उनका एक लक्ष्य उनका अच्छा है, लेकिन उसको सोच समझ के सामने रखने की जो एक क्षमता है वो ना उनमें न उनके आसपास के लोगों में है, या जिन लोगों ने भी नाम कमाया है उन सब में वो बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो बात दुनिया के स्तर की है उसको एक स्थानीय स्तर पर उसकी एक रास्ता निकालने की कोशिश की, जिसमें सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए और अंत में जो निकला, आप चूहे से खेल रहे थे, शेर की तलाश में निकले थे और वो एक छोटी सी बिल्ली बन के रह गया। तो ये जो है दिल्ली की शिक्षा की स्थिति है, लेकिन वो जो बिल्ली है चूहे से तो अच्छी है। तो उसमें बदलाव हुआ है, उसमें अच्छाइयाँ आई हैं, सब कुछ अच्छी बात है। उसका जिक्र आज न्यूयॉर्क टाइम्स में हुआ। ये बहुत बढ़िया बात है कि दिल्ली के एक प्रयोग का जिक्र हो रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, पहले पन्ने पर। बड़ी बात है, उससे अमेरिका में एक प्रतिष्ठा बनेगी। यानी कि आज की तारीख में जो भाजपा काम कर रही है उससे देश की छवि पे सवाल उठ रहे हैं, और जो आप काम कर रही है जैसे मनीष सिसोदिया ने किया, उससे देश की छवि अमेरिका में अच्छी हो रही है। इतना फ़र्क है, यानी कि 180 डिग्री का फ़र्क है, दिन और रात का फ़र्क है। तो जो जिसने अच्छा काम किया, जिसके ऊपर अच्छी रिपोर्ट आ जाए, उसके ऊपर फ़ौरन CBI का जो आरोप लग रहा है, उसके पीछे एक मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी है। वो ये है, विपक्ष के हर नेता के ऊपर कोई न कोई ऐसा आपराधिक लांछन लगाओ कि उसके पास जनता के सामने खड़े होने की क्षमता ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम पर कौन आरोप लगाएगा? क्योंकि ये तो निश्चित है कि जो हमारा जो काल का जो चक्र है उसमें कोई पार्टी हमेशा नहीं रहती। बीजेपी आज यहाँ है, जितने ये दुष्कर्म कर रही है उसका नतीजा उसको कब मिलेगा? इसलिए जितने अच्छे काम करेगी उसका भी फल मिलेगा, इसलिए सरकार में है, और जितने दुष्कर्म करेगी उसका फल बाद में मिलेगा। तो ये कोई नहीं कह सकता कि हम बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, कोई पार्टी नहीं कह सकती कम से कम। तो जब दूसरी सरकार आएगी तो उससे कैसे लड़ा जाए, उसका एक तरीका है कि उसके सभी नेताओं की छवि खराब कर दी जाए। वो इस रास्ते का जो उनकी सामरिक स्थिति है उसका एक हिस्सा है। उसको लेकर के सबकी छवि खराब करने का एक तरीका निकाला जा रहा है। लेकिन इसका विरोध सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर करना पड़ेगा। उनकी आवाज़ एक होनी चाहिए, वरना सबके ऊपर ये गाज करने वाली है। इस बात के साथ आपसे अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।